सबसे पहले मैं आपका ध्यान आज की तारीख पर लाना चाहती हूँ। आज 11 दिसंबर 2022 है और कल 12 दिसंबर 2022 है। क्या आपको इससे कुछ ऐतिहासिक दिन याद आता है? कुछ भी, किसी को? चलिए, अगर याद आता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं, तो आज हम यही याद दिलाने के लिए आई हैं, खास करके मैं। कल यानी 12 दिसंबर 1911 को कुछ ऐतिहासिक हुआ था। आज से ठीक 111 इयर्स पहले जहां हम बैठ करके बात कर रहे हैं, यानी जहां हमारा ये कॉलेज है, श्यामलाल कॉलेज, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई थी। इसी के साथ दिल्ली को राजधानी का दर्जा भी मिला। लेकिन किसकी राजधानी? क्या मुगल्स की, ब्रिटिशर्स की? किसकी बात कर रहे हैं हम? जी हाँ, मैं कर रही हूँ ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी दिल्ली की। तो सवाल ये आता है कि क्या अचानक ब्रिटिशर्स ने कैपिटल घोषित कर दिया होगा दिल्ली को कि कल से जो है वो दिल्ली कैपिटल है ब्रिटिश एम्पायर की, या कुछ तैयारियां की होगी, कुछ इंतजाम, क्या कुछ कुछ भी हुआ हो? जी हाँ, आज से ठीक 111 इयर्स पहले आज के दिन बहुत सारी तैयारियां हो रही होगी। न जाने कितने सारे सैनिक प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, बहुत सारे राजाओं को संदेशा भेजा जा रहा होगा। तो अब ये देखते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को ऐसा ऐतिहासिक क्या हुआ था। लेकिन अब ये सोचने की बात है कि ये सारा कार्य आखिरकार होता कहाँ होगा? क्या किंग ऐसे ही घोषणा कर देता होगा कि कल से जो है वो दिल्ली कैपिटल बन गई है, या कुछ खास प्रोसेस हुआ करता होगा? जी हाँ, हमारे श्यामलाल कॉलेज से 16 किलोमीटर दूरी पर एक कोरोनेशन पार्क है। वहीं पर ये सब करा गया था और अभी जहां से मैं बोल रही हूँ, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी यानी कि 15 मिनट की दूरी पर ही ये कोरोनेशन पार्क है। तो अब आते हैं दिल्ली पे, कि दिल्ली को ऐसे ही नहीं बनाया गया होगा कैपिटल, किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू ही बनाया गया होगा और उस प्रोसेस का नाम था दिल्ली दरबार। यानी दिल्ली दरबार में ही दिल्ली को ब्रिटिश एम्पायर की कैपिटल बनाने की घोषणा की गई थी। तो मेरा आज का जो ये टॉपिक है, इस पर बात करने का मेन मोटिव यही है कि हम जहाँ रहते हैं दिल्ली, और दिल वालों का शहर कहा जाता है दिल्ली को, इसका कुछ इतिहास जान सके। हमारी आज की जो ये मॉडर्न न्यू दिल्ली है, इसकी हिस्ट्री देख सके कि आखिरकार दिल्ली की क्या हिस्ट्री रही है। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ऑब्जेक्टिव्स पे लाना चाहती हूँ कि आज मैं किन ऑब्जेक्टिव्स पे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले, व्हाट इज दिल्ली दरबार, एंड द नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ कैलकाटा, एंड द थर्ड, why did British move their capital from Calcutta to Delhi, and then next, historical background of modern Delhi, and then 5, Delhi Darbar and the announcement, and in the last, Central Vista. तो यहाँ पे मैं एक कोट के साथ अपना आज का टॉक स्टार्ट करने जा रही हूँ। PM Jawaharlal Nehru has addressed Delhi as grave of many empires and nursery of republic. Ancient legend में भी ऐसा कहा गया है कि he who rules Delhi rules India. और इन्हीं कोट्स के साथ मैं अपना टॉक शुरू करने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको दिल्ली दरबार के बारे में बताया, तो अब जानते हैं कि दिल्ली दरबार कहते किसे हैं, होता क्या है दिल्ली दरबार। ऑल्सो known as Imperial Darbar, the Delhi Darbar was a huge mass assembly organized at the Coronation Park, which is in Delhi, India, by the British. This Coronation Park is located on Buradi Road near Nirankari Sarovar in Delhi, India. The park is referred to as the Coronation Memorial. The decision to hold the coronation darbars in Delhi at the vast open ground at Coronation Park was a move to emphasize the historical significance of Delhi as the former capital of Mughal Empire. This was done in an Indian imperial style to mark and celebrate the succession of an emperor or empress of India. The Delhi Darbar was held 3 times, in 1877, 1903 and 1911. So first we will discuss about the Kolkata. अब आप सोचेंगे कि अभी तो हम दिल्ली की बात कर रहे थे, फिर अचानक से कोलकाता पे क्यों पहुंच गए? जी हाँ, दिल्ली हमेशा से कैपिटल नहीं रही थी। ये सारे भारत के शहर एक दूसरे से लिंक्ड हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए जानते हैं कलकत्ता के बारे में। सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ जॉय, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाला कलकत्ता एक टाइम पर इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करती थी।
जी हाँ, हम मुंबई को आज हमारा इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल का दर्जा देते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। अब आप सोचेंगे कि अचानक से कोलकाता पे और अब मुंबई पे आ गए। जी हाँ, एक-एक करके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो सबसे पहले कोलकाता से ही बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ द कोलकाता सिटी। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि कलकत्ता 2000 सालों से भी पुराना बसा हुआ है, लेकिन इसके इंग्लिश रिकॉर्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही मिलते हैं। एंशिएंट एविडेंस हमें बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, पोर्तुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश के आने से पहले भी कलकत्ता एक ट्रेडिंग हब के रूप में स्थापित था। So we can say that origin of Kolkata is traced back to the Mughals and the Gupta period. The ancient name of the city was Kalikata, which is derived from the Kali Kshetra, the place of Kali or the ground of goddess Kali. ब्रिटिशर्स ने इसे कैलकाटा का नाम जो दिया वो कालीकटा का एंग्लिसाइज्ड वर्जन था। लेकिन ब्रिटिशर्स यहाँ तक पहुंचे कैसे? आइए ये जानते हैं। जॉब चार्नोक, an agent of the East India Company, come to Sutanati near the Hooghly River in 1690. और आज की डेट में सुदानती जो है वो नॉर्थ कोलकाता में आता है। और जॉब चार्नोक यहाँ एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते थे। इसलिए ही कंपनी द्वारा सुदानती, गोविंदपुर, कोलिकटा नाम के 3 गांव को यहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड से लीज पर लिया गया था। और इन्हीं 3 विलेजेस को मिला करके आज के कोलकाता का फाउंडेशन हुआ था। 1699 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे एक प्रेसिडेंसी सिटी के रूप में डेवलप करना स्टार्ट करा और इसका नाम कैलकाटा रखा। In 1772, Calcutta city was declared as the capital of British India. इसी दौरान शहर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा था। कैलकाटा के गवर्नर जनरल रिचर्ड वॉलेसे ने यहाँ के आर्किटेक्चर पर जोरों शोरों से काम करना शुरू करा और इसे सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में डेवलप करा। With the spread of education and westernization, Bengal started to witness a period of renaissance. बहुत सारे इसी के साथ साथ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी हो रहे थे और यहाँ की बढ़ती पॉपुलेशन कहीं ना कहीं फ्रीडम का मतलब समझने लगी थी और इसी के साथ आजादी का एक केंद्र बनकर भी उभरता है कोलकाता। इसी बीच यह फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में डेवलप हुआ। तो अब देखते हैं कि कोलकाता का कैसे राइज हुआ इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में। इन 1772 में ही कैलकाटा ब्रिटिश एम्पायर का पॉलिटिकल कैपिटल बन चुका था और पॉलिटिकल कैपिटल से ही फाइनेंशियल कैपिटल का रास्ता जाता है। कैलकाटा वाज डेवलप्ड फर्दर एज अ ट्रेडिंग सेंटर with the establishment of a factory by the company. The first joint stock bank was formed in Kolkata in 1806, while it was formed in Bombay in the year 1840. यानी कि लगभग 34 years के बाद स्टैब्लिश हुआ था बॉम्बे में और इसी के साथ बैंक ऑफ बंगाल कोलकाता में ही स्टैब्लिश किया गया। बंगाल at that time constituted present day West Bengal, Bangladesh, Odisha, Bihar and some parts of the Assam. पॉलिटिकल कैपिटल होने की वजह से गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट्स हुआ करते थे वो ज्यादातर बैंक ऑफ बंगाल में ही होते थे। So we can say that Kolkata was dominating in the field of banking at that time. कोलकाता के पास भले ही स्मॉल बैंक्स हुआ करते थे लेकिन ज्यादा मात्रा में थे। इसी के साथ लोन की फैसिलिटीज भी यहाँ प्रोवाइड करी जाती थी। वहीं दूसरी ओर देखते हैं बॉम्बे को। यहाँ भले ही बड़े बड़े बैंक्स थे लेकिन बहुत कम मात्रा में। Around 45 to 50% of all the Indian companies were located in the Bengal while it was just 13 to 15% in the Bombay. 20th सेंचुरी के दौरान कोलकाता शहर जो है वो पॉलिटिकल टर्मोइल से भी गुजरता है जो इस शहर पर फाइनेंशियल रैंकिंग पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है और कोलकाता लंबे समय तक फाइनेंशियल कैपिटल नहीं बन रह पाता और बॉम्बे इसे ओवरटेक कर लेती है। So now we will see the fall of Kolkata as financial capital. So importance of Kolkata started to decline after the shift of capital to Delhi in 1911. During World War I, means in 1914, Calcutta's importance as trading port also declined due to the increased significance of Bombay port.
मेसोपोटामिया और ईस्ट अफ्रीका के लिए मेजर मिलिट्री बेस के लिए बॉम्बे पोर्ट को ही यूज करा जाता था। And Bombay was nearer to the Suez Canal, which facilitated European countries to receive the bulk imports. Also, development of railways linked Bombay with the Deccan region and the Punjab. While Bombay had just three markets, namely stock exchange, cotton, and the bullion market, where Kolkata had just one, and that was jute. RBI's principal office was also shifted to Bombay from Kolkata in 1937. That's why at the time of independence, very few industries and banks were run by the Indians in Kolkata. So now, अब हम देखेंगे कि आखिरकार क्यों ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल जो है वो कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली को करा। आइए अब जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। यमुना के तट पर स्थित दिल्ली प्राचीन काल से ही न जाने कितने एम्पायर्स की राजधानी रही है। बहुत सारे साम्राज्य यहाँ फले, फूले, कुछ बिखरे, पर दिल्ली हमेशा बढ़ता ही रहा। Between 12th century to 19th century, 7 capital existed within the boundary of Delhi. पृथ्वीराज चौहान से लेकर सल्तनत, मुगल, ब्रिटिश रूल तक दिल्ली has been the major political center of Indian history. दिल्ली का राजधानी बने रहना एक कंटिन्यूअस ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करता। दिल्ली हमेशा से राजधानी नहीं थी। जैसा कि मुगल एम्पायर के दौरान शाहजहां ने मुगल एम्पायर की राजधानी आगरा को घोषित करा था, लेकिन उसे शिफ्ट करके 1648 में दिल्ली करा गया। और अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, so he also shifted the capital from Delhi to दौलताबाद in Deccan for a brief period of time. यानी कौन सा राज्य राजधानी बना रहेगा ये कभी स्थायी नहीं था। Each ruler kept changing his capitals according to his convenience, political interest and preferences. और ऐसा ही कुछ दिल्ली के साथ हुआ था। अगर हम बात करें मॉडर्न इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली की, तो इसकी जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश राज के दौरान देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज हम जिस मॉडर्न फॉर्म में कैपिटल दिल्ली को देखते हैं, इसकी शुरुआत 1911 में हुई थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के 300 साल बाद। ब्रिटिशर्स की कैपिटल कलकत्ता हुआ करती थी और आज हम उसे कोलकाता के नाम से जानते हैं। From 1772 to 1911, Calcutta was the political and administrative center of the British Raj. In 12 December 1911, historic दिल्ली दरबार में ब्रिटिश एम्पायर के एम्परर जॉर्ज फिफ्थ ने कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली को किया, और उसके बाद जानेंगे कि कैसे दिल्ली को आज का मॉडर्न अवतार मिला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कलकत्ता को ही क्यों चुना गया था। हाउ डिड द कलकत्ता बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो सबसे पहले चलते हैं 17th सेंचुरी में। 1698 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट जॉब चार्नोक मुगल्स के साथ नेगोशिएशन करके गंगा नदी के छोर पर 3 विलेजेस की जमींदारी हासिल करते हैं। हुगली नदी के छोर पर 3 विलेजेस थे, सुल्तानती, गोविंदपुर एंड कालीकट। जैसे कि मैंने आपको ये पहले बताया था, द ब्रिटिशर्स बिल्ड फोर्ट विलियम अराउंड दीज इन 1700। ब्रिटिश के आने से पहले कलकत्ता बस एक छोटा सा गांव हुआ करता था और बंगाल की जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद थी। अब आता है साल 1756, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला ने इस फोर्ट पर अटैक करा और इसे कैप्चर कर लिया। इसका कारण था ब्रिटिश द्वारा ट्रेड प्रिविलेजेस का मिसयूज करना, जिसके चलते स्टेट को रेवेन्यू लॉसेस हो रहे थे। उसके बाद 1757 में हुई बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश ने सिराजुद्दीन दौला को डिफीट किया और फोर्ट विलियम वाज बैक अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल एंड दे कैप्चर्ड द सिटी। Then, in 1772, India's first Governor General Warren Hastings shifted all the important offices from Murshidabad to Calcutta. And these important offices were Supreme Court of Justice, Supreme Revenue Administration, etc. और इसी के बाद कलकत्ता ब्रिटिश का मेन सेंटर और सीट बन गया था। इसके बाद आने वाले समय में कलकत्ता एक बिजी एंड फ्लोरिशिंग टाउन के रूप में भी बनता है। फिर आगे चलकर ये कल्चरल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स का भी सेंटर बना। So now
One question here, why they choose Calcutta as capital? So there are some reasons, and the first one is the wealth, the fertile land of Bengal, and the access to the port of Bay of Bengal was very favorable for British trade and the ambitious. The economic value of Calcutta helped the Britishers to fulfill their colonial ambitions. तो अभी तक हमने कलकत्ता के बारे में बात करा, अब चलते हैं दिल्ली की ओर। हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न दिल्ली। तो इसकी शुरुआत 1803 में होती है। बहुत सारे वॉर्स यहाँ पर हो रहे थे, जिसमें से एक था मराठास वॉर। उस टाइम दिल्ली जो है वो मुगल्स के अंडर था, एंड मराठास वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन 1803 एट पड़पड़गंज विच इज इन मयूर विहार, जो कि हमारे श्यामलाल कॉलेज से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 23 मिनट की दूरी पे। क्या आपने एक बात यहाँ पे गौर फरमाया, दिल्ली जो ऑलरेडी सुल्तान की थी, मुगल्स की थी, उसको हासिल करने के लिए मराठा और ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली कितना इंपॉर्टेंट रहा है और अभी भी है। Here are some books from which I get information about this talk. तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जिसके बदौलत मैंने आज के टॉक के लिए कुछ इंफॉर्मेशन देख ली है, जैसे कि इंपीरियल कोरोनेशन दरबार है 1911 की, The Forgotten Cities of Delhi, Cannot Place, and The Making of New Delhi. Like this, I get information from these books. चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिफीट ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को बिठाया ताकि ब्रिटिशर्स मराठास और बाकी सरदारों पर नजर रख सके। ब्रिटिश रेजिडेंट को मुगल क्राउन का प्रोटेक्टर बनाया गया। ब्रिटिश रेजिडेंट का काम था वहां का एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना और ये देखना कि ब्रिटिशर्स का जो दबदबा है वो वहां बना रहे। So in 1858 the Mughal rule was completely dissolved, and there were some immediate reason for this demise. So they are like that. 1857 First War of Independence, which we also known as Sepoy Mutiny, in which Delhi came totally under the British control. और इसी के साथ दिल्ली जो है वो completely ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे कलकत्ता को फर्स्ट कैपिटल बनाया गया ब्रिटिश एम्पायर का, एंड देन हमने ये देखा कि दिल्ली कैसे अंडर आया ब्रिटिशर्स का। तो जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी दिल्ली दरबार के, अब आते हैं उस पे, दिल्ली दरबार एंड द अनाउंसमेंट। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश एम्पायर के एम्परर जॉर्ज फिफ्थ ने दिल्ली दरबार में कैपिटल को शिफ्ट करने की अनाउंसमेंट किया था। Even before this, Delhi Darbar had been organized twice. 1857, the first Delhi Darbar was arranged by Lord Lytton to announce Queen Victoria as the Empress of India. And then second Darbar was arranged by Viceroy Lord Curzon in 1903 for the coronation of King Edward VII. And the third was arranged in 1911. All these darbars were organized at the Coronation Park located in Buradi Road. So now here one question arises, that why were these darbars organized in Delhi despite Calcutta being the capital? So the answer is because of its historic and symbolic value of the Delhi. पहले के एम्पायर की जो रॉयल सेरेमनीज हुआ करती थी वो यहीं पर ऑर्गेनाइज किया करते थे, और 1900 की स्टार्टिंग में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रपोजल भेजा गया जिसमें दिल्ली को कैपिटल बनाने का डिमांड करा गया, एंड ब्रिटिशर्स अप्रूव्ड द प्रपोजल। तो अब देखते हैं कि आखिरकार ये प्रपोजल इतनी जल्दी कैसे एक्सेप्ट हुआ। कुछ और रीजन भी हो सकते हैं कैपिटल शिफ्ट करने के लिए, देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज क्राइसिस ऑफ बंगाल पार्टीशन। 20th सेंचुरी में कलकत्ता इंडिया का नेशनल मूवमेंट का सेंटर था, and the partition of Bengal aimed to weaken the national movement. लैंग्वेज एंड रिलीजन के बेस पर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिस्प्यूट्स कराए गए थे, और इस प्लान के पब्लिश होते ही पॉलिटिकल प्रोटेस्ट एंड रिलीजियस प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। इसी के साथ ब्रिटिश गुड्स का कहीं ना कहीं बॉयकॉट होना भी शुरू हो गया था। द क्राइसिस एंड एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स corrupted due to the partition made the environment unsustainable for the British administration. And that's the reason for passing the plan of shifting capital.
इसी के साथ कुछ अन्य रीज़न भी हैं, जैसे 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट वाज़ इंट्रोड्यूस्ड इलेक्टेड मेंबर्स एंड इट इंक्रीज्ड द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. So now Britishers needed a centrally located capital to efficiently govern and coordinate these council and Delhi was suitable for that. इसी के साथ शिमला जो कि समर कैपिटल थी ब्रिटिश एम्पायर, वो भी दिल्ली के काफी नजदीक थी. दिल्ली जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है. अगर हम बात करें महाभारत के दौरान की, तो दिल्ली जो है उस समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और वो पांडवों के किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी. और इसी के साथ अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, तो उनके लिए भी सल्तनत एम्पायर की जो राजधानी है वो दिल्ली ही हुआ करती थी. तो इस हिसाब से हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए दिल्ली जो है वो एक इम्पोर्टेंट शहर रहा है और एज अ कैपिटल भी दिल्ली हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है. यहाँ पर कुछ सिटीज हैं दिल्ली की जो हम देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट सिटीज किला राय पिथौरा, द सेकेंड वॉज सिरी, थर्ड वॉज तुगलकाबाद, फोर्थ वॉज जहापना, फिफ्थ फिरोजाबाद, सिक्स दीनपन्हा, शेर शबादा, एंड द सेवेंथ इज शाहजहानाबाद. हियर आर सम सिटीज. नाउ कुछ और भी कारण थे कैपिटल शिफ्ट करने का जो कि हिस्टोरिक रीजन थे, जैसे कि मराठा एम्पायर, मुगल एम्पायर, खिलजी एम्पायर, तुगलका एंड लोधी एम्पायर, इन सब की कैपिटल भी रही है दिल्ली. सो द हिस्टोरिक, पॉलिटिकल एंड symbolic importance of Delhi was important to maintain the British hegemony. Delhi was strategically important for the security as it is close to the northwest India, the historic entry point of all the invaders. जैसे मोहम्मद गजनवी, अब्दली और तैमूर, all these were come in India from mountain of the northwest. Southern Peninsula, Arabian Sea and Bay of Bengal से घिरा हुआ था. और इसी के साथ यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेट का जो खतरा था वो कम था, क्योंकि उस समय पे बहुत कम ही शहर के पास स्ट्रॉन्ग नेवी आर्मी हुआ करती थी. इसी के साथ दिल्ली जो है वो दो क्रुशियल सिल्क रोड यानी कि दक्षिणापंथ और उत्तर पथ के फीडर रूट्स और जंक्शंस के पास स्थित है. ये दोनों रूट्स सेंट्रल एशियन सिल्क रूट्स को इंडिया के ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन से कनेक्ट करते हैं. ऊपर से दिल्ली तो बसा ही उत्तर पथ पर था. हमेशा से ये इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर रहा है, इसलिए जो दिल्ली की कमर्शियल वैल्यू है वो भी हिस्टोरिकल है. तो नाउ 12 दिसंबर 1911 को न्यू कैपिटल की अनाउंसमेंट होती है एंड आफ्टर 3 डेज ऑफ अनाउंसमेंट किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी ने न्यू दिल्ली का फाउंडेशन स्टोन रखा और यहाँ की न्यू दिल्ली को एक मॉडर्न फॉर्म की स्टार्टिंग होती है यहाँ से. New Delhi was designed on Raisina Hill in an area of 10 square mile by Edward Lutyens and the Herbert Baker. और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क वर्ल्ड वॉर वन मीन्स आफ्टर 1914 ही स्टार्ट होता है और इसी के साथ इसे कंप्लीट होने में लगभग 20 साल लग जाते हैं. तो इसी के साथ जिन मैंने दो आर्किटेक्ट का नाम लिया उनके बीच में मैप डिवीजन होता है कि कौन क्या डिजाइन करेगा, क्या बनाएगा. यह निर्णय किया गया कि एडविन वॉइसरे हाउस, विजय चौक, द किंग्स वे रिकॉर्ड ऑफिस के मैप बनाने तथा शहर के मार्गों का निर्माण करेंगे. उसी के साथ हर्बर्ट बेकर सचिवालय भवनों तथा काउंसिल चैम्बर एंड इंडिया गेट के नक्शे बनाने तथा निर्माण करने का कार्य करेंगे. तो इसी के साथ इन दोनों आर्किटेक्ट के बीच में कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट्स भी होते हैं और वो डिस्प्यूट्स कुछ इस तरह से थे, जैसे कि भले उनके बीच में डिस्प्यूट्स हुए लेकिन बातचीत बंद नहीं हुई. दिल्ली के जो निर्माण का कार्य है वो चलता रहा और जो उनके डिस्प्यूट्स के कुछ टॉपिक्स थे वो इस प्रकार थे, जैसे वॉइसरे भवन जो है और सचिवालय, इन दोनों की इमारतों की जो हाइट होगी वो कितनी होगी. इसी के साथ विजय चौक से राष्ट्रपति भवन और सचिवालय के बीच में एक ढाल से संबंधित था कि प्रोटेक्शन के लिए हमें एक शील्ड बनाना चाहिए. And in the last, Edwin agreed to all the points of Herbert, and President's House and Secretariat were built on the same height. बिल्डिंग्स के साथ साथ यहाँ प्लांटेशन, गार्डनिंग पर भी ध्यान दिया गया और इसकी जिम्मेदारी AEP ग्रिसन को सौंपी गई. और दिल्ली को आज भी हम हरी भरी राजधानी के रूप में ही देखते हैं और आज और उस समय ये जो शहर था वो लटेन्स दिल्ली के नाम से भी जाना जाता था. तो नई दिल्ली का जो आकर्षण तथा केंद्रीय योजना का जो मुख्य भाग था वो था प्रेसिडेंट्स हाउस. वैसे तो पूरी दिल्ली ही बहुत खूबसूरत है
लेकिन कुछ जगह को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं: प्रेसिडेंट हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट हाउस, कैनॉट प्लेस, इंडिया गेट, मुगल गार्डन, तीन मूर्ति भवन। And finally, on 10 February 1931, Latane's Delhi was inaugurated by the Lord Irwin. जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ जगहों के नाम बताए, ये सब उस समय सेंट्रल विस्ता में आते थे और आज भी ये सेंट्रल विस्ता में ही आते हैं। जैसा पार्लियामेंट उस समय भी मेन फोकस सेंटर में था और आज यानी दिल्ली के इनॉग्रेशन के लगभग 91 इयर्स के बाद भी ये मेन फोकस सेंटर में ही है और इसी को रीडेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट पास करा गया। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बाय श्री नरेंद्र मोदी। So he said, if the old Parliament House gives the direction to post independence India, the new building would become a witness to the creation of Atmanirbhar Bharat. तो इसी के साथ ये जो सेंट्रल विस्ता प्लान है, इसका जो मेन फोकस है, वो यही है कि इसको स्ट्रेंथनिंग करा जाए एंड रिफर्बिशिंग करा जाए by building new facilities for India's parliament and efficient, sustainable central secretariat to house all the ministers of the government. इसी के साथ इस प्रोजेक्ट के थ्री मेन बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि सबसे पहला है सोशल बेनिफिट। It provide long-term sustainability of the infrastructure, provide extended public space for citizens. And the second benefit is economic benefit and the employment generation. So currently, the redevelopment projects are providing direct livelihood opportunities to more than 10,000 skilled, semi-skilled, unskilled workers on the site and off the site. इसी के साथ थर्ड जो बेनिफिट है वो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। The project will result in overall increase in the green cover. No trees will be cut in any project, which is part of the Central Vista Master Plan. Post completion, the Central Vista will have more than 2,000 new trees. This Central Vista is designed by Mr. Bimal Hasmukh Patel. Now, the 20,000 crore is the gross rough estimate of all the planned development and redevelopment work of Central Vista. So there are some objections to this project. जैसे कि वो ऑब्जेक्शंस कुछ इस प्रकार थे कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं सेंट्रल विस्ता के निर्माण के लिए, उसको बनाने के लिए, क्या इसका कुछ और यूज नहीं हो सकता था? अगर मैं एक ड्यू की स्टूडेंट होने के नाते बात करूं कि अगर इन 20,000 करोड़ में से एक-एक या 2-2 करोड़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ऑफ कैंपसेस के कॉलेजेस हैं, अगर उनको ये मिल जाए तो शायद ये ऑफ कैंपसेस कॉलेजेस के लिए बहुत अच्छा होगा और यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाहती हूँ कि आखिरकार इस 20,000 करोड़ का अगर कहीं और यूज होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए या फिर क्या ये सही है यहाँ पे? इस पर सोचिएगा जरूर। So, the overall impact of the Central Vista project shall be realized across multiple facets of sustainable urban development. It is not only a project that will bring back the glory of our national heritage, but also strengthen many socio-economic factors, including employment, economic development, environmental sustainability, and many more, as I said earlier. तो यहाँ पे एक वीडियो बनाई है मैंने जो कि स्टार्टिंग में जो फोटोज और वीडियोस दिखाई वो ब्रिटिशर्स के कैमरे द्वारा कैप्चर थी। यहाँ पर जो वीडियो और फोटोज मैंने कैप्चर करी है वो मैंने खुद अपने कैमरे से करी है। तो एक नजर आप भी कोरोनेशन पार्क और पार्लियामेंट पे डालिए।
So yeah, move forward. तो मिर्जा मिर्जा अब्दुल्ला खान गालिब ने एक बात रखी है, I asked my soul, what is Delhi? She replied, the world is the body and the Delhi its life. तो अभी तक हमने दिल्ली के बारे में बात करा, दिल्ली के बारे में बताया। तो अगर दिल्ली हमसे अगर कुछ कहना चाहती या अपनी भावना हमें व्यक्त करना चाहती तो वो क्या कहती? मैं दिल्ली हूँ। मैंने कितनी रंगीन बहारें देखी हैं। अपने आंगन में सपनों की हर ओर बातें देखी हैं। और इसी के साथ मैं अपना आज का टॉक यहीं कंक्लूड करती हूँ एंड थैंक यू सो मच जीएसटीएस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन सच अ इनक्रेडिबल हिस्टोरिकल टॉपिक। थैंक यू सो मच। Many congratulations, Muskan. It was indeed a good talk, and I believe it was great. I would ask you to kindly mute yourself. Okay. So now, as you have given a tremendous talk, you have stated all the historical background of modern Delhi from the Coronation Park, and the depiction of your Central Vista, the way you depicted it really did the job. Our virtual audience has some questions, so now it's time for you to resource their questions. The very first question is asked by Mr. Raj Shankar Shukla, that how do you see established 8 capitals in Delhi? जी हाँ, 8 कैपिटल्स जो हैं वो हमारी कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि सिरी, तुगलकाबाद। तो इन कैपिटल्स जो हैं इन सबका कहीं न कहीं मेन मोटिव है बनाने का। जैसा कि मैंने अपने टॉक में भी कहा था कि हर रूलर, हर एम्पायर जो है वो अपनी कैपिटल अपने अकॉर्डिंग ही बनाता है। चाहे वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो या कुछ ज्योग्राफिकल रीज़न हो या कुछ वॉर से रिलेटेड हो। तो हर एक कैपिटल जो 8 कैपिटल सिटीज़ बनी हैं, उसका कहीं न कहीं हिस्टोरिक पास्ट रहा है। इस वजह से ही उनको कैपिटल का दर्जा मिला है और सारे शहरों की अलग-अलग बात है। कोई किसी वजह से ख़ास है तो कोई किसी वजह से। इसलिए 8 के 8 कैपिटल जो हैं वो अपने आप में ही बहुत अलग है। Very well answered. The next question is asked by Mr. Shivanshu, and he has asked, why are archives important for preserving history? वो इसलिए क्योंकि जो हमारी आज की जनरेशन है या कमिंग जनरेशन है वो इन सबको देख सके। जैसे कि मैं गई कोरोनेशन पार्क में, अगर वो सारे जो भी मॉन्यूमेंट्स थे वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स लगे हुए थे, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें थी, वो प्रिज़र्व करके रखी हुई हैं ताकि यहाँ पे जो यहाँ की जनता है, पॉपुलेशन है, आए उसके बारे में जाने। जैसे कि मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ पे बाकायदा एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कोरोनेशन के बारे में, उसकी फ़ोटो खींच के मैंने अपनी वीडियो में डाली है। तो इसलिए ही इम्पोर्टेंट है आर्चीव्स का बचा करके रखना हमारी हिस्ट्री को ताकि आने वाली जनरेशन अपनी हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जान पाए। Again, very well answered. The next question is by Ms. Bhavya Sharma, and she has asked, as we all know, Kolkata, Mumbai, and New Delhi are the metropolitan cities of India. So, what similarities do they share in their making? What do you think? जी हाँ, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन उसी टाइम से ही ये इम्पोर्टेंट रही है। जैसे कलकत्ता फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग फर्टाइल लैंड के पास थी, इकोनॉमिक वैल्यू उसकी अच्छी थी, इसलिए कोलकाता को बनाया गया। देन मूव टू बॉम्बे, बॉम्बे की भी फाइनेंशियल कैपिटल अच्छी थी, वहाँ पे भी बैंक्स की फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी थी और पोर्ट के पास ही था, यानी ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा सहायता होती है, तो इसलिए बॉम्बे इम्पोर्टेंट रही। इसी के बाद बढ़ते हैं दिल्ली की ओर, तो दिल्ली जो कि माउंटेन्स के नॉर्थ वेस्ट के पास ही पड़ता है, तो वहाँ से इन्वेडर्स आते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा पास में है। इस वजह से और दिल्ली तो इतिहास से ही कैपिटल रहा है, तो यहाँ की इकोनॉमिक से लेके हिस्टोरिकल सारी जो वैल्यूज़ हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए तीनों शहर जो हैं, वो कहीं न कहीं कनेक्टेड है एक-दूसरे से। Amazing answer. The next question is by Mr. Prabal Mishra, and he has asked, Delhi doesn't have water transport system like that of Calcutta, Bombay, and Madras, but still it is the capital. Do you think economical view might have been better than historical view for decision of capital declaration by Britishers? या सिर्फ वाटर ही एक रीज़न नहीं हो सकता या फिर जो ट्रेड वाला है, दिल्ली जो है वो और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेटर है। जैसा कि मैंने अभी पहले एक आंसर दिया
कि इन्वेडर्स के लिए वो ज़्यादा बेटर है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेन बात है, यहाँ पे फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा सिस्टम है और उस टाइम पे एम्पायर्स जो है वो इन्हीं सब चीज़ों से अट्रैक्ट होते थे। ज्योग्राफिकल वहाँ की कंडीशंस कैसी है, वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है, क्या उनको कैप्चर्ड करा जा सकता है, मेन उनका यही फोकस होता था। Okay, so the next question is by Miss Shubhi, and she has asked, how much is Luton's Delhi important for India's historical journey? What do you think? Can you repeat the question? How much is Luton's Delhi important for India's historical journey? जी हाँ, जैसे कि ल्यूटन्स की दिल्ली को देख सकते हैं, एक तरीके से दिल्ली की शुरुआत हुई थी वहाँ से। नई दिल्ली का निर्माण कार्य बना था। जैसे कि ल्यूटन्स ने दिल्ली को जो बनाया मीन्स कुछ जगहों को उन्होंने बहुत खूबसूरती से बसाया था। जैसे मैंने बताया अभी अपने टॉक में, कनॉट प्लेस हो गया, तीन मूर्ति भवन हो गया, पार्लियामेंट हाउस हो गया, वो आज के डेट में भी वैसे ही हैं। उतनी ही खूबसूरती से उनको बचा करके रखा गया है, उतनी ही नीट एंड क्लीन है। वहाँ पर जाकर अगर आप देखें, तो वैसे ही बहुत खूबसूरती से और बनाया गया है। और ये कहीं न कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर है, इसीलिए। Very well answered. I think they all have got the answer. Now, the very last question is from my side, Miss Muskan. What is your experience with Graduate Scholars Talk Series, the team, the topic you've chosen, and the work you've done meanwhile during the process? What is your experience? इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। फर्स्टली मेरे को तो यही लग रहा था कि मैं 25 मिनट कैसे बोल पाऊँगी। जब मैंने सुना था कि जीएसटीएस में ऑलमोस्ट 25 मिनट्स आपको बोलना होता है एंड नाउ आई एक्सीड द लिमिट। मैंने आई थिंक 30 मिनट्स बोला होगा। तो ये एक्सपीरियंस ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा, इसी से आप समझ सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा है। टीम बहुत हार्ड वर्किंग है एंड बहुत कोऑर्डिनेटिंग है। मेरे को कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। हर चीज़ में हेल्प करा, चाहे वो कन्वेनर हो या सारे मॉडरेटर्स हो, एवरीवन हेल्प मी in every manner, and it's my very nice experience to have you all, and this platform is great. Thank you. कॉन्ग्रेचुलेसन मुस्कान। मतलब मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वेल रिसर्च मतलब कहें टॉक या पेपर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। और इस प्रेजेंटेशन में बेसिकली हम इसको एक थॉट प्रोवोकिंग, इनलाइटनिंग और नॉट वन फॉर स्टूडेंट, फॉर मी ऑल्सो। मतलब हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। और इस प्रेजेंटेशन में मुझे कहीं गैप नहीं दिखा कि कोई गैप हो। एक सीक्वेंस जो होता है ना, एक आर्टिकुलेशन, एक सीक्वेंस, वो मुझे यहाँ पे कंप्लीट दिखाई देता है। और जहाँ तक थ्री सिटीज की बात हो रही थी, तो उसमें जो दिल्ली का जिस तरह से प्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, उसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, और वो भी श्यामलाल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, एक मैं तो मानता हूँ कि एक बड़ा मतलब इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि कैंपस कॉलेज के स्टूडेंट बिल रिसर्च होंगे, खासकर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को। तो मैं मनीष सर को कहता हूँ, सर मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स। इस तरह के प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया बच्चों के लिए, और निश्चित ही है कि ये हमारे जो बच्चे हैं, ये इस प्लेटफॉर्म का फायदा हायर स्टडीज में उठाएंगे।